भी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। भी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे। गुड मॉर्निंग लिस्टनर्स, नमस्कार। आज का दिन बहुत विशेष और आपको इंतजार होगा इस हफ्ते के सबसे मुख्य आकर्षण का और उस प्रोग्राम का जिसे आज हम डिवोट कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं सदाबहार हीरो देवानंद साहिब को। इनकी अदा पर सब है फिदा। हाय, जब भी हम रुपेले पर्दे पर इस हीरो को देखते हैं तो मुझे लगता है लड़कियां तो लड़कियां, आदमी लोग भी पागल हो जाते हैं। उनका उन आंखों को मचका के बात करना, एक ही सांस में अपने एहसासों को बयां कर देना, कभी पियानो को प्ले करना तो कभी गाड़ी में झूमना तो कभी पेड़ों के पीछे छिपकर हेरोइन को छेड़ना, उन्हें इशारे करना। हाय, सब कुछ कितना दिलकश। तो श्रोताओ, क्या आपको इंतजार नहीं था इस प्रोग्राम का? था ना? लेकिन हम चाहते हैं कि आज हम इस प्रोग्राम को कुछ नए अंदाज से पेश करें। आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम देवानंद साहिब के बारे में हमारे उन श्रोताओं से जानें जिन्होंने देवानंद के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि लिटरली दे हैव बीन क्रेजी फॉर देवानंद। और उसी का नतीजा है कि जयपुर शहर की अगर हम बात करें तो भाई देवानंद फैन क्लब का आयोजन हो गया और फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि देव फेस्टिवल भी होने लगा जयपुर में। और आप अगर हमारा ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं तो हमारे दोनों चैनल्स पर, यानी कि हमारे प्राइमरी चैनल पर, आमेर चैनल पर और फिर हमारे रेडियो पिंक सिटी पर आप देवानंद पर विशेष प्रोग्राम साल दर साल सुनते आए हैं। आज हम उन ऐसे लोगों से बात करेंगे जो देवानंद जी के लिए जीते हैं, देवानंद जी के लिए अभी भी कुछ सपने देखते हैं और देवानंद जी को कभी भी अपने बीच से दूर जाने देते। ऐसे लोगों को हम भी सलाम करते हैं क्योंकि ये उन डेडिकेटेड व्यूअर्स का ही कमाल है कि देव साहब अभी भी हमारी आंखों से, हमारे दिल से बोझिल नहीं हुए। आइए सबसे पहले बात करते हैं रवि कामरा जी। रवि कामरा जी बहुत सी एक्टिविटीज एक साथ करते हैं और उसमें एक एक्टिविटी इस बात की करते हैं कि वो देवानंद को कभी ना भूल पाए और उनके लिए कुछ कर गुजरे। रवि जी, तो आपको नमस्कार। नमस्कार रेशमा जी। देव साहब पर हम ये खास प्रोग्राम कर रहे हैं, देव की अदा पर सब है फिदा। रवि जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि इतने बड़ी बॉलीवुड में, इस कहकशां में, यानी कि इस गैलेक्सी ऑफ स्टार्स में आपको देवानंद इतने विशेष क्यों लगते हैं? रेशमा जी, ऐसा है कि सरूर बाराबंकी साहब का एक शेर है जी, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद ना देखे हों मगर ऐसे भी हैं जी। तो ऐसा कौन है जिसने देव साहब को ना देखा हो और फिर देव साहब को देखकर देव साहब से इश्क ना हुआ हो? जी, मैं इश्क की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब इश्क होता है तब उस समय ये कारण समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो गया। जी। तो देव साहब की फिल्में देखते जब, तब तो मतलब ऐसी उम्र थी कि सब कुछ ही अच्छा लगता था, लेकिन देव साहब ज्यादा अच्छे लगे तो उनके साथ इस तरह से एक जुड़ाव सा हो गया। और जुड़ाव होने के बाद वो चलता रहा जुड़ाव। जिंदगी के इस पड़ाव पर आते आते फिर लगा कि अब उनको दोबारा से फिर से जी के देखा जाए। उनके 2011 में चले जाने के बाद जयपुर में मैंने 2014 में पहला देव फेस्टिवल किया था जी। और उसके बाद बस सिलसिला इस तरह से जारी रहा कि वो वाली बात है कि अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। जी, अब आपका कारवां बहुत लंबा बन गया है। जी, कारवां इस तरह से बन गया कि लोग मतलब अक्रॉस इंडिया, मैं आपको बताऊं रेशमा जी कि एक ग्रुप है जो देव फैंस का, जो इस तरह से शिद्दत से रोज जीते हैं कि आदमी हैरान हो जाता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में शाम तक 100 मैसेज एक्सचेंज हो जाएं। जी। आदमी वही है, फिल्में भी उसकी वही हैं, लेकिन फिर भी रोज कोई ना कोई नई बात एक शुरू हो जाए और 100 मैसेज एक्सचेंज हो जाएं। जी। तो ये जो दीवानगी है ये सर चढ़ के बोलती है, ये किसी के बस की बात नहीं है। जी। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप देव साहब पर इतने सुंदर टॉपिक देकर
आज देव साहब से बात कर रहे हैं। जी, आपका ये जो 5-6 साल का एक्सपीरियंस रहा देव फेस्टिवल का, तो आप जी। उसके बारे में कुछ श्रोताओं को बताइए किस तरह का ये फेस्टिवल होता है और आप कैसे उसको हर साल इतना नायाब और इतना इनोवेटिव बना पाते हैं और कैसे आप इतने लोगों को जोड़ लेते हैं? एक बॉलीवुड स्टार की इस दीवानगी को देखकर वाक़ई हैरत होती है। बताइए। जैसे मैंने कहा ना, अकेला ही चला था, जी। तो जैसे जैसे जिसके साथ कोई बात करते थे, मतलब सामने वाला फैन ही निकलता था उनका। ऐसा तो किसी ने कहा ही नहीं जी। कि यार मेरे को अगर क्या लेना देना। जी। वो कहता था मैं तो बड़ा फैन हूँ, मैं जी। तो आपके साथ जरूर जुड़ूंगा। और इस तरह से लोग जुड़ते गए। जी। तो हमने 2014 के बाद एक साल तो हम दोबारा से उसको नहीं रिपीट कर पाए, जी। लेकिन उसके बाद फिर और फैंस इकट्ठे हो गए। तो दूरदर्शन पे एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम हुआ, वो बहुत सुपर हम हिट रहा। एक्चुअली बर्थडे मनाते हैं 26 सितंबर को, जी। तो वो बड़ा शानदार हुआ। जी। उसके बाद फिर हमने उस दिन का एक फेस्टिवल रखा। हमने सोचा कि एक आधे घंटे में देव साहब को दिया नहीं जा सकता, जी। तो पिछले साल हमने एक पूरे दिन का फेस्टिवल रखा, पूरा जवाहर कला केंद्र बुक कर रखा था। जी। और हमारे जो पैटर्न हैं गोविंद शर्मा जी, उन्होंने तरह से इंस्पिरेशन दी कि हमने सुबह तो वहाँ पहले एक एग्जीबिशन लगाई थी, जी। जिसमें देव साहब के पुराने फिल्मों के पोस्टर्स और पुराने मैगजीन्स और सारी ऐसी चीजें वहाँ हमने प्रदर्शित की। वो बहुत लोगों को पसंद आई। हमारे एक सदस्य हैं राजेश सिंह जी, तो जी। उनका ये मतलब पर्सनल कलेक्शन था, तो उन्होंने वहाँ अपना प्रदर्शित किया। उसके बाद फिर वहाँ एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम महेंद्र सुनाना जी ने किया जवाहर कला केंद्र के ऑडिटोरियम में। वो वहाँ पर तो क्या हजूम इकट्ठा हुआ यंग लोगों का। हम जी। तो सोचते थे कि हमारी उम्र के लोग देवानंद के दीवाने होंगे, जी। लेकिन वहाँ यंग क्राउड ऐसा आया और ऐसे झूम झूम के उन्होंने गाए गाने गीत और तराने। प्रश्नों का जी। जवाब दिया। जी। और फिर शाम को हमने जीनत अमान जी को इनवाइट कर रखा था। जी। उनको पहला, जो हमारी सोसाइटी का नाम है दी एवरग्रीन देवानंद सोसाइटी, जी। तो उसकी तरफ से हमने पहला जो अवार्ड था देवानंद अवार्ड, वो जीनत अमान जी को दिया। वह स्टेज पे पद्मश्री अर्जुन प्रजापति जी ने उनका बस्ट बनाया दर्शकों के सामने सबके उसी सामने, वक्त दर्शकों उन्होंने के सामने। देवानंद जी का बस्त तैयार कर दिया। तो वो ऐसे अद्भुत। पद्मश्री हैं, इतने रिनाउंड कलाकार हैं, तो उन्होंने तो एक ऐसी कलाकृति बना दी जी। कि सारे बहुत दीवाने हो गए। जी। और राइट फ्रॉम द मॉर्निंग 9 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक ऐसा वातावरण रहा जैसे देव के अलावा कुछ हमें काम भी नहीं है और देव के अलावा हमें कुछ याद भी नहीं है। जी। देव साहब स्वर्ग में हैं, लेकिन वो भी सोच रहे होंगे कि क्या जादू वो इतना अपना यहाँ पर कायम कर गए कि आज भी उन्हें लोग इतना याद करते हैं। अच्छा, ये बताइए रवि जी कि हम आपसे पूछें कि आपको देव साहब की इतनी फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है और क्यों है? देखिए, ऐसा कहने वाला मैं लाखों में एक होऊंगा कि गाइड मेरे को सबसे ज्यादा पसंद रही। हालांकि उनकी फिल्में और भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, हम दोनों बहुत अच्छी थी, और भी फिल्में बहुत अच्छी थी, लेकिन गाइड ने मेरे जहन पे एक खास एक इमेज बनाया। थोड़ा सा गाइड फिल्म के बारे में आप बताइए कि आपको देवानंद उसमें क्यों खास पसंद आए? उस पिक्चर में लीक से हटके जो मेरे को चीज रेशमा, ये कोई ऑर्डिनरी आदमी अपने जिंदगी को ऑर्डिनरी लेवल पे जीता जीता, कोई पता नहीं कि उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, वो किस तरह से, वो एक सादे गाइड थे उदयपुर की गलियों में, अपना छोटा सा जो उनका बोलने का स्टाइल था उस गाइड का, मैं देवानंद की बात नहीं कर रहा, मैं राजू गाइड की बात कर रहा हूँ कि राजू गाइड का जो स्टाइल था उससे वो लोगों को इम्प्रेस करता था। स्टेशन पे भी उसने स्टॉल ले रखी थी, ऐसे छोटी छोटी चीजों से वो जिंदगी जी रहा था। और उसका एक रोजी नाम की महिला से संपर्क आता है, तो वो उस महिला को भी जैसे वो इम्प्रेस उन्होंने किया, वो पीड़ित थी, इग्नोर्ड थी उसकी लाइफ, तो उन्होंने इम्प्रेस करने की कोशिश की, उसको नए सपने दिखाए और सपनों में उनको ले जाने के बाद वो शायद खुद ही, मतलब ऑर्डिनरीपन की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो खुद ही भटक गए और पैसे के जाल में फंस गया राजू गाइड जी। लेकिन वहाँ जाके जाली सिग्नेचर भी कर दिए, मार्को को मिलने भी नहीं दिया, छोटी छोटी बातें करते करते आखिर वो किसी एक ऐसे शिकंजे में फंस गए कि जेल जाना पड़ा। जेल के निकलने के बाद जिस तरह से उनकी जर्नी शुरू हुई हीरो बनने की, वो देखने वाली चीज है कि एक आदमी तप के साथ, स्ट्रगल के साथ अपने मन को पक्का करके किस तरह से एक हीरोशिप को अटेन कर सकता है, स्पिरिचुअलिटी को अटेन कर सकता है। ये उस पिक्चर में खास एक एस्पेक्ट था।
जी। और अगर आज हम आकाशवाणी के माध्यम से आप ही को एक मौका दे दें कि आप देव साहब का कोई गाना सुनना चाहें तो वो भी बताइए, हम आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे। अगर आप गाना सुनाना ही चाहें जी। तो वो सुना दीजिए कि वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। पलछी सपना बनी वो रातें, भूल गए वो तू भी भूला दे, प्यार की वो मुलाकातें, प्यार की वो मुलाकातें, सब दूर अंधेरा, सब दूर अंधेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा। देखे नैन बिछाए ना कोई, दर्द से तेरे कोई ना तड़पा, आँख किसी की ना रोई, आँख किसी की ना रोई। कहे किसको तू मेरा, कहे किसको तू मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा। रवि कामरा साहब, आपने ये जो स्टोरी गाइड की सुनाई, आज की जनरेशन ने तो ना गाइड फिल्म देखी होगी शायद और ना ही इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज ऑल इंडिया रेडियो के मार्फत से गाइड का जो आपने इतना ब्यूटीफुल सिनॉप्सिस पेश किया, और देव साहब को भूल जाइए, अभी हम एक राजू गाइड को देख रहे हैं। आप ये देखिए कि देव साहब ने उस राजू गाइड को अमर कर दिया, उस फिलॉसफी को अमर कर दिया, उस किरदार को अमर कर दिया। तो वाकई देव साहब को भी सलाम, और फिलहाल आपको भी सलाम। बहुत बहुत मुबारकें आप सभी को कि आज हम सब मिलकर देव जश्न मना रहे हैं, है ना। थैंक यू सो मच रवि जी। तो श्रोताओं, रवि कामरा जी से हमने बात की और हम आपको बता दें कि आप जुड़े हैं आमिर चैनल से 101.2 मेगाहर्ट्ज पर, और प्रोग्राम चल रहा है देव की अदा पर सब है फिदा। जी हाँ, आप सब भी फिदा हैं, तभी तो आप रेडियो सेट पे इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे अगले वो कौन से लिसनर हैं, वो कौन सी खास शख्सियत हैं जिनसे हम बात करेंगे देव साहब के बारे में। हम आपको बता दें कि अब हम जुड़ रहे हैं संजय कौशिक जी से। संजय जी की इंट्रोडक्शन में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि खुद हर प्रोग्राम में दिलचस्पी से पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारी खुशकिस्मती कि वो देव साहब के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, और देव फेस्टिवल में हमेशा बहुत एक्टिव रोल साल दर साल वो निभाते आए हैं। आज संजय कौशिक जी, आपको एक नए तरीके से हम वेलकम करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। वेलकम फॉर द देव जश्न। कैसे हैं आप? थैंक यू रेशमा जी, मैं बहुत अच्छा हूँ जी। और आपने ये मौका दिया तो मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की कि देव साहब का आज बर्थडे है,
तो मुझे इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता था। तो ये जो आज 26 तारीख को जो फिनाले है, 3 दिन से इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। 24 तारीख को हमने कुछ टॉक शोज किए थे, 25 तारीख को कल हमने एक बहुत अच्छा लाइव म्यूजिक का, उनके गानों का एक कार्यक्रम किया था। आज भी काफी सारे कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि ये एक माहौल ऐसा रहा कि वर्चुअल करना पड़ रहा है। बाकी तो हमने जो जितने भी आज तक कार्यक्रम किए, ये 5वां कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और जो लोगों का इतना अच्छा कहते हैं साथ मिल रहा है। देव साहब एक कालजयी कलाकार है मेरे ख्याल से। उनके गाने, उनकी फिल्में, उनका डायरेक्शन और उनका एज ए ह्यूमन बीइंग, उनकी जो कहानियां जो मैं बचपन से सुनता आया हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर जब मैं घर में था तब से उनको फिल्में देखना, और उनका एक कहते हैं हैंडसम हंक मैं कह सकता हूँ उनको, उनमें जो एक कहते हैं एक अदायगी थी, उनका बड़ा मैं मुरीद रहा जी। तो ये जो 3-4 दिन का कार्यक्रम था, इसमें खूब सारी बातें हुई और उनके फैशन पे, उनके फिल्मों के बारे में, उनके डायरेक्शन के बारे में, उनके गानों के बारे में। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका है किसी कलाकार को याद करने का उनके जाने के बाद भी। तो आज मुझे लग रहा है कि देव साहब अब भी हम में एक कहते हैं उनकी कला के जरिए आज भी वो जीवंत है और उनके चाहने वाले दुनिया जहान में लोग हैं और आज बहुत सारी जगह हो रहा है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हम इस कार्यक्रम के थ्रू उनको और लोगों तक पहुंचा सकेंगे। जी, आप ही के कार्यक्रम में संजय जी मैंने शिरकत फरमाई थी और मुझे याद है कि वहाँ किसी ने बताया था कि जो उनके घर के सर्वेंट्स थे, उन्होंने कभी देव साहब को कुर्ता पायजामे में, नाइट सूट, नाइट गाउन में देखा ही नहीं। ऑलवेज दे सॉ हिम अप टू डेट, है ना? बिल्कुल। ये बात एक बार यहाँ भी चली थी। मैं एक बार ख्यातनाम एक लेखक हैं जयप्रकाश शौकजा जी, उनसे मिलने गए थे जी। तो उन्होंने भी इस बात को किया था क्योंकि उनके घर में कुछ नौकर थे जो वो रहते थे। तो कहते थे कि देव साहब जिस कमरे में घुस जाते थे, जब निकलते जब थे जब वो पूरे अच्छी तरह तैयार होकर निकलते थे। क्या बात। उनको कभी भी कैजुअल तो फिर दूर की चीज है, कोई साधारण कपड़ों में या घर के कपड़ों में कह, कोई कहता पहले जमाने में लोग नाइट सूट पहनते थे जी, गाउन पहनते थे, कोई कई तरह के घर में भी बहुत सारे हीरोज के और बहुत सारे एक्ट्रेसेस के अलग अलग शौक थे। पर देव साहब को हमेशा वो जो गला बंद शर्ट, फुल स्लीव की शर्ट और उनके बाल कभी ज्यादा बिखरे हुए नहीं आते थे। उनकी हेयर स्टाइल हमेशा बहुत फैंटास्टिक। तो शूज देखिए, आप शूज मेरे ख्याल से मैं शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो मैंने नोटिस किया, हमेशा लेसेस वाले शूज पहने उन्होंने। जी जी जी। एक टिपिकल बहुत ही संजीदा और बहुत ही खूबसूरत अपने अंदाज में जीवन जीने वाले। जी, एक्चुअली उनमें वो थोड़ा सा इंग्लिश टच था, है ना? वो वेस्टर्न कल्चर से काफी मुतासिर लगते थे और उनकी फिल्म्स में भी हमें वो रिफ्लेक्शंस मिलते हैं, है ना? बिल्कुल। एक चीज और थी, कोई किसी फिल्म का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद मेरे ख्याल से आई डोंट रिकॉल द नेम ऑफ फिल्म, पर मुझे फिल्म के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने कहा था कि एक बार कोई फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने उनको देव साहब को कांटेक्ट किया और उनको बोला कि भाई मैं ये स्क्रिप्ट उन्होंने सुनी, तो उस फिल्म में कुछ वो ग्रामीण परिवेश की बात कर रहे थे, वो मतलब गांव का आदमी है ये एक्टर। तो उन्होंने पूरी शिद्दत से उस कहानी को सुना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों साथ थे, उनको बोला भैया ये फिल्म मैं नहीं कर सकता, इसको आपको मैं रेकमेंड करूंगा राज कपूर जी के पाए, विल बी बेटर हीरो। तो मुझे शायद फिल्म का नाम आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली जी जी, पर उनकी वो फिल्म जो थी इतनी सुपर डुपर हिट रही थी, उसके 9-10 गाने थे, फिल्म का नाम मुझे अभी भी रिकॉल नहीं हो रहा जी। लेकिन उस फिल्म के बारे में मेरे को लगा कि वो कह सकते थे भाई मैं भी फिल्म करूंगा, लेकिन उन्होंने अपने कैरेक्टर को एक बेस जो कहते हैं जिस चीज का उनको लगा कि मुझे इस तरीके के रोल ही करने हैं या यही अंदाज में काम करना है, वही किया। उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया कभी। हाँ, बिल्कुल, दैट इज द राइट वर्ड, वो कंप्रोमाइज नहीं करते थे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। अच्छा संजय जी, आज तो आपको बहुत सुनहरा मौका मिला है, आकाशवाणी पर हमारा खास प्रोग्राम चल रहा है, देव की अदा पर सब हैं फिदा और आप भी हैं फिदा। तो आप बताइए कि आपको उनकी कौन सी फिल्म बहुत अच्छी लगी और क्यों लगी, और आज अगर आप हमारे आकाशवाणी के माध्यम से कोई और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए और साथ में अपनी पसंद का गीत भी हमें बताइए। फिल्मों में अगर देखा जाए तो वैसे तो बहुत सारी फिल्में बहुत लोगों को पसंद है, लेकिन अगर हिंदुस्तान के अगर हर आदमी को जिससे उनकी पहचान बनी, गाइड फिल्म का मैं कह सकता हूँ। गाइड वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म। मैंने सुना है उसका कुछ इंग्लिश वर्जन भी किसी जमाने में बना था, वो चला नहीं था जी। तो गाइड के एक से एक उम्दा गीत हैं और उसकी सबसे बड़ी एक ब्यूटी कह सकते हैं कि उसकी शूटिंग हमारे राजस्थान उदयपुर में हुई जी। जो बहुत सारे शूट है, अभी हम जब बातें कर रहे थे, चर्चाएं चल रही थी, उसमें बहुत सारे लोग थे जो फिल्म की शूटिंग के चश्मदीद रहे थे। कुछ हमारी जो संस्था है उसमें रहे थे। तो मुझे लगता है कि गाइड फिल्म का कोई भी बढ़िया सा गीत तो आपको लगे, और गाइड में जो उन्होंने मैसेज दिया लोगों को, वो मैसेज मतलब हमेशा अगर कोई आदमी संजीत की उस फिल्म को कितनी बार भी देखा जाए, हर बार देखते हैं तो नई सी लगती है। गाना, अदायगी, फिल्म और जो उनके डायलॉग्स हैं, तो एकदम ट्रांजिशन जिसको कह सकते हैं जी, वो उनकी फिल्म में उनका दिखाया। अच्छा, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या अदा, मतलब क्या डिफरेंट था जब हम कहते हैं अदा,
तो आपको उनकी कौन सी अदा पसंद है? पेश चलना, आते थे? उनका बोलना, जी। उनका ड्रेस सेंस, हर चीज यूनिक थी। अब आप खुद सोच लीजिए कि वो खोया खोया चांद में भी वैसा ही नजर आ रहे हैं, या कोई सैड सॉन्ग होगा उसमें भी वो उनकी जो झुककर और अंदाज जैसे कहते हैं, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ऐसा ही अगर अदायगी की अगर सिमिलरिटी देखी जाए तो मुझे लगता है कि राजेश खन्ना जी में भी बहुत जी। सारी ऐसी थी जो वो हाथ हिला के बात करते थे। वैसे देव साहब का एक अपना एक अंदाज था, जी। वो एक मुझे लगता है कि उनकी एक जैसे कहते हैं ना स्पेशलिटी बन गई। वैसे बहुत सारे एक्टर्स की और भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस अंदाज को पकड़ के रखा, उनका बोलने का अंदाज, कहीं पे जहाँ कहते हैं ना फुल स्टॉप आना है वहाँ फुल स्टॉप जैसा देखे, और एक डायलॉग को चाहे वो 3 टुकड़ों में बोला लेकिन ऐसा लगा कि वो कहते हैं फिल्म में ना बोलकर एक आम जिंदगी में आदमी बात कर रहा है। जी। तो वो उनकी एक मुझे लगता है बड़ी खासियत थी जिसको लोगों में आज भी पसंद करते हैं। उनका चलना और उनका अंदाज़े बयां जिसको कह सकते हैं, जी। जबरदस्त था मेरे को लगता है। जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप मेल्स होकर उनके इतने दीवाने हैं तो आप फीमेल्स की सोचिए कैसी जी, जी, दीवानगी जी, रही जी। होगी। और फीमेल्स में शायद आज के प्रोग्राम में मैं ही हूँ। तो मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है। जिस तरह से आप दीवाने हैं, मुझे लगता है मेरी भी उम्र की सब महिलाएँ उनकी उतनी ही दीवानी रही होंगी। बिल्कुल, मैं तो वो वाली बात भी मुझे आपकी बात से वो याद आ गई। हालांकि उस चीज को देव साहब ने कभी हाँ नहीं करा था कि ऐसा भी कुछ हुआ था, कि जब वो काले कपड़े पहन के रहते थे सरकार ने एक बार आदेश निकाल दिया था काले कपड़े पहन के नहीं निकलेंगे। अच्छा। देव साहब ने उसका खंडन नहीं किया था उस बात का। जी, जी। लेकिन इसका ऐसा आया था कि जब वो निकलते थे देव साहब ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहन के, और जब निकलते तो लड़कियां जो है छज्जों से, दीवारों से, चौबारों से दीवानगी है, जी बिल्कुल। तो तब दीवानगी। सोशल मीडिया तो था नहीं, तो स्टाइल हाँ। सिर्फ हमें मैगजीन्स के ज़रिए ही पता चलता था। और ऐसे किस्से पढ़ने के लिए ही हम लोग पत्र-पत्रिकाएँ सब्सक्राइब करते थे, है ना? मैं सच कह रहा हूँ, आज आप चाहे कितने भी, चाहे आईपैड से पढ़ लें, चाहे किसी चीज से पढ़ लें, लेकिन जो किताबें पढ़ना और पुरानी जैसे जो धर्मयोग और साप्ताहिक दिनमान और ऐसी हिंदुस्तान, जो जी। हाँ, इतनी जबरदस्त उसमें जो पहले जो लेख आते, मेरे को तो इवन याद है रेडियो पे भी फिल्मों की स्टोरी आती थी। आई डोंट नो जी। कि अब वो आती है, जैसे जी। मैं उसमें वो घोड़े दौड़ रहे हैं तो घोड़ों की आवाज आती थी जी, और जी, वो पूरे इफ़ेक्ट के डायलॉग्स आते साथ। थे। हाँ, तो बिल्कुल। मतलब बहुत ही जबरदस्त एक दौर था, जो कहते हैं ना उस समय आदमी का समय काफी था, संसाधन कम थे। आज संसाधन ज्यादा है, समय नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जी, चलिए वो गुज़रा कल था, आज है और आज हम देवानंद जी को याद कर रहे हैं। कौशिक साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आपकी थैंक यू। पसंद का ये गीत, आपकी नज़र। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल, हरदम ये कहेंगे कहीं बीते ना, ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल।
श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा एक खास प्रोग्राम जो हमने आज 26 सितंबर को खास देव साहिब के लिए फॉर्मुलेट किया है, इस उम्मीद के साथ कि आप भी एंजॉय करें, याद करें इस सिने कलाकार को जिसने अपनी अदायगी से सबको दीवाना किया। और हम आपको बता दें कि हम अब जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र छाबड़ा जी से। धर्मेंद्र जी की खासियत यह है कि वो एक बहुत अच्छे गायक तो हैं ही, लेकिन जब बात देव के गीतों की आती है तो वो उन गानों को बहुत प्यारा गाते हैं। बहुत सी सभाओं में, बहुत से कॉन्सर्ट्स में हमने धर्मेंद्र जी को सुना और हमें लगा कि क्यों नहीं आज उन्हें रेडियो भी खींच के ले आए और उनसे देव का कोई प्यारा सा यादगार नगमा भी सुने और कुछ बातचीत भी करें। नमस्ते धर्मेंद्र जी। नमस्कार रेशमा जी, कैसे हैं? अरे बहुत अच्छे हैं। आप जैसे लोगों से जुड़ रहे हैं, आप सब देव साहिब के फैंस हैं और हर साल आप लोग इतने अच्छे आयोजन करते हैं और उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली कि यूं तो आकाशवाणी हर सिने कलाकार को समय समय पर याद करता है, स्पेशल प्रोग्राम्स करता है, लेकिन आज ये प्रोग्राम हमने सोचा कि इसमें हम आप जैसे लोगों से बात करें, क्योंकि श्रोता अपनी बात बताते हैं, हम अपनी कहते हैं, लेकिन आज हमने थोड़ा सा इस प्रोग्राम का मिजाज बदला है और हम आप जैसे लोगों से जो देव साहिब को बहुत नजदीकी से ऑब्जर्व करे हैं, बहुत नजदीकी से उन्हें देखते आए हैं और बहुत प्यार करते हैं उनसे। तो बताइए धर्मेंद्र जी, अगर हम आज आपसे पूछें कि आपको देवानंद जी क्यों पसंद है तो आप क्या कहना चाहेंगे? सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, पूरे विश्व में देव साहब के लाखों चाहने वाले हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं, उसमें से मैं भी एक छोटा सा चाहने वाला हूं। और देव साहब के यूं तो बहुत सारे गीत हुए हैं जो हेमंत दा ने, रफी साहब ने और किशोर कुमार ने गाए हैं और बहुचर्चित हमारे हिंदुस्तान के कलाकार हैं, सबके दिलों पे राज किया है उन्होंने। और जो बहुचर्चित गीत है फिल्म हम दोनों जी, मैं उसकी चंद लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा। जी जरूर सुनाइए, चंद लाइनें क्यों, जितना सुना सकते हैं सुनाइए, क्योंकि हम अपने सास के साथ तो इन गीतों को सुनते ही हैं, लेकिन एक नामी कलाकार की आवाज से अगर हम ये गीत सुनेंगे तो हमारा दिन बन जाएगा। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में बहुत यादगार गीत जो देव साहब से फिल्माया है, जो हेमंत कुमार साहब ने गाया था उनके लिए, फिल्म 16वां साल है, अपना दिल तो आवारा। वाह, पेश नजर आप सबकी खिदमत में है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस से आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस से आएगा। अजब है दीवाना, न डर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, पलक से जुदा। अजब है दीवाना, न डर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, पलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस से आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस से आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस से आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस से आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा।
बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। फिलहाल तो ये दिल अगर अभी की बात करें तो आपकी आवाज पर भी आ गया है। थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं, ये किसी की आवाज पर आ सकता है, किसी शख्सियत की क्वालिटी पर आ सकता है, और फिलहाल तो हम सबका दिल किस पर आया है? जी हाँ, देवानंद साहिब पर। सो धर्मेंद्र जी, चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे आप देव साहिब के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में? बिल्कुल यही कहना चाहूंगा। वो बहुत हंसमुख, सबको हंसाते थे, सबके लिए हंसते थे, सबको प्यार देते थे, सबका प्यार लेते थे। ऐसे ही मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बहुत अच्छा आपने फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। और लिसनर्स, अब हम जुड़ रहे हैं एक यंग एक्टर से जो कंपोजर भी हैं और बहुत काम कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव हैं वो देव के लिए, यानी कि हमारे देवानंद साहिब के लिए। इनकी उम्र 40 के लगभग, लेकिन देव प्रेम इतना कि पूछिए मत। अब इस उम्र के लोग भी देवानंद को याद कर रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं और अपने फन को और पंख दे रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो अब हम बात करेंगे देवानंद के लिए दर्शन दवे से। हेलो दर्शन। हेलो जी, हेलो, नमस्कार। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। दर्शन, हमने जैसे कि कहा कि आपकी एज के लोग भी देवानंद साहब को पसंद करते हैं। अक्सर तो ये होता है कि अबव 50 से जब हम बात करते हैं तो देवानंद उनकी यादों में अभी तक भी ताज़ा है, लेकिन इस जनरेशन के लोग भी उन्हें इतना पसंद करें। थोड़ा सा बताइए कि आपका देव प्रेम कैसे जागा? मैम, मैंने एक्चुअली देवानंद साहब के साथ काम किया है। क्या बात। और क्योंकि मैं मुंबई हूँ पिछले 20 साल से, बहुत बढ़िया। तो इसलिए हुआ ये था, मैंने एक एक्चुअली एपिसोड बनाया है जो आप YouTube पे देख सकते हैं जाके जी। और अभी रिसेंटली ही बनाया है उनके ऊपर, तो सभी लोग देख सकते हैं जाके। तो उसमें मैंने बहुत वक्त से जहन में था कि मैं उनसे मिला हूँ, और क्योंकि मिला हूँ तो उन्हें सिर्फ एक सुपरस्टार की तरह ही नहीं, एक इंसान की तरह बहुत जाना है। और बहुत सी ऐसी छोटी 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 चीजें मुझे वक्त के साथ पता चली जो मुझे लगा कि इसके बारे में तो कभी कोई बात ही नहीं करता। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम उनकी फिल्मों के बारे में जानते हैं, प्रोफेशनल कामों के बारे में जानते हैं, मगर एक बार जो उनको इंसान की तरह जान जाएगा वो शायद उन्हें एज अ सुपरस्टार से भी कहीं ज्यादा एज अ इंसान की तरह याद रखेगा जिंदगी भर। बहुत अच्छी बात कही। तो इसलिए जब मैंने फिल्म डायरेक्शन प्रोडक्शन का कोर्स करके मैं एक्टर ही बनना चाहता था, तो मैं उनके पास गया था हीरो बनने, अच्छा। फिल्मों में काम मांगने, और वो अपनी एक फिल्म बना रहे थे उस वक्त जी। और फिर बात में बहुत शॉर्ट में संक्षेप में आपको ये बताऊं कि फिर मैंने उनकी फिल्म साइन की, और जब वो फिल्म नहीं स्टार्ट हो सकी तो फिर उन्होंने मुझे एज अ म्यूजिक कंपोजर ब्रेक दिया जी। और पहला गाना जो मैंने उनके साथ कंपोज किया वो सुनीति चौहान का गाया हुआ था, और उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने लता मंगेशकर जी को इनवाइट किया था, ये कह के कि देख तू एक ऐसे लड़के को देखने आ जो बनने तो हीरो आया मेरे साथ और म्यूजिक भी कितना अच्छा करता है। अरे वाह। और फिर बाकायदा लता जी आई स्टूडियो के अंदर, और वो एक बहुत लंबी मैंने बयान की है अपने उस एपिसोड के अंदर, इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि उनके गुजरने के बाद मुझे मेरे पास इतनी चीजें थी कहने के लिए, उनकी यादें, कि मुझे लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए उस चीज के बारे में। बहुत अच्छे जी। तो इस तरीके से बस देव साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, तो काफी लंबा अरसा ऐसा गुजरा, वो फिल्म साइन करने से लेके फिर उनका म्यूजिक में मुझे ब्रेक देने तक का एक काफी कुछ सालों का अरसा था जो हमने साथ गुजारा, और वो बहुत प्यार करते थे मुझे, बहुत स्नेह था उनका। तो अक्सर वो यूं ही बुला लिया करते थे कि मैंने एक कहानी लिखी है, तू आजा जरा सुनने आजा। अरे वाह। वो मैं चल जाता था। कई बार मुझे उन्होंने कहा मैं तेरे घर आया हूँ क्योंकि वो जो म्यूजिक तूने मेरे लिए बनाया है वो सुना दे। तो मैं उनसे कहा करता था मेरी बिल्डिंग में ना भीड़ जमा हो जाएगी जी, और वो अपन हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज आप मत आइएगा जी। तो बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत स्वीट, तो उनका एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बहुत लोग नहीं जानते, इसलिए मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। कितना अच्छा बोले दर्शन आप, ये तो खुशनसीबी है आपकी कि आप देव साहिब के दर्शन कर पाए, पहली बात। दूसरी बात, आप खुद इतने एंटरप्राइजिंग हैं, एक्टर भी हैं, कंपोजर भी हैं। वी विश यू गुड लक एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू हैव शेयर्ड फ्यू मोमेंट्स विद देवानंद साहिब। ये बताइए आप मुझे कि कोई ऐसी बात जो आपको लगा हो कि अरे क्या अलग बात कह दी देव साहिब ने, कोई ऐसी बात आपको याद है जो आज आप आकाशवाणी के माध्यम से शेयर करेंगे? हर स्टार का स्टारडम उसके साथ रहता है हमेशा, इसलिए हमको वो चीजें दिखती हैं जो बहुत सतही होती हैं, ऊपर की होती हैं। हमें उनके कलर्स दिखते हैं, हम उनको कहते भी एवरग्रीन है, कलरफुल कहते हैं, तो उस कलर में ना कभी कभी वो बहुत जो इंसानी रंग होते हैं ना वो छुप जाते हैं। तो वो मैंने बहुत करीब से देखे हैं। तो मैं एक बात जो आपसे शेयर करना चाहूंगा, मैंने
से ज्यादा डाउन टू अर्थ, स्टार नहीं कह रहा, डाउन टू अर्थ इंसान नहीं देखा। इतना सादा, इतना सिंपल। जब मैं उसी ऑ में गया था जिस ऑ में आज आप भी प्रोग्राम कर रही हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, लोग भी उनके फैंस हैं, फैन क्लब चल रहे हैं, मगर आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितने जमीन पर थे। और उनसे मिलने के बाद मतलब कुछ मिनटों में आपको ये एहसास हो जाता था कि हम किस खेत की मूली हैं इस इंसान के सामने। मतलब व्हेन अ पर्सन, व्हेन अ सुपरस्टार लाइक हिम कैन बी सो डाउन टू अर्थ, हम काहे का ईगो और काहे का एटीट्यूड रखते हैं। मतलब वो गंगा जल की तरह सामने वाले को भी धो देते थे, मुझे ऐसा लगता। क्या बात है दर्शन दवे, आपने इतना अच्छे से बयां किया। आज की जनरेशन अगर हमारे ऑल इंडिया रेडियो के खास प्रोग्राम को सुन रही है, जिसका नाम भी हमने बहुत प्यारा सा दिया है, देव की अदा पर सब है फिदा, तो आपने जो बयानात अभी फिलहाल हमारे आकाशवाणी के माध्यम से किए, मुझे लगता है यंग जनरेशन भी प्रेरणा लेगी कि आगे बढ़ जाइए, प्रसिद्धि पा लीजिए, लेकिन अपनी जमीन से मत उठिए, अपनी जमीन पर रहिए, है ना। तो आपने ये जो डाउन टू अर्थ की बात कही, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सी बार हम पावर में, फेम में अपना सब कुछ भूल जाते हैं और भूल जाते हैं कि कहाँ हम थे और कहाँ पहुंच गए। तो ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि जिस फर्श से हमने खड़ा होना सीखा है, उस मिट्टी, उस जमीन को हम ना भूलें। बिल्कुल, मुझे तो खैर ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स याद हैं। एक छोटी सी बात यह है कि मैं जब स्ट्रगल करना शुरू किया था तो बाइक थी मेरे पास और बाइक से ही जाया करता था उनके पास जी। और एक दिन वो अचानक बारिश का मौसम था तो वो आए मेरे साथ और उन्होंने मुझसे ये पूछ लिया बहुत से लोगों के सामने कि तू कैसे जाएगा। बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन था, छोटा सा सवाल था, तू कैसे जाएगा। मैंने कहा देव साहब बाइक से जाऊंगा। तो मतलब मैं तो क्या एम्बैरेस फील करूंगा, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने बहुत लोगों के सामने मुझसे ये क्यों पूछा कि मैं कैसे जाऊंगा। तो अब मुझे सबके सामने ये कहना पड़ा कि हाँ मैं भीगते हुए बाइक से जाऊंगा। आपने मुझे अपनी फिल्म का हीरो ले लिया है, फिर भी मैं कार में नहीं आया हूँ। बहुत शुरू की बात है। तो उन्होंने इतना एम्बैरेस फील किया कि 10 मिनट वहां खड़े होके उन्होंने सिर्फ बाइक की तारीफ की है। बाइक तो ऐसा व्हीकल होता है, अरे लड़कों पे तो वही स्टाइलिश लगता है, क्या मतलब है उस बात का कि कार में आ रहे हैं, कार में जा रहे हैं, यहाँ पे उम्र ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ बहुत कमाल, क्या स्टाइलिश लगता है तू बाइक पे बैठा हुआ। And I was just looking into his eyes. I know. And I could just see कि इतना स्वीट कैसे हो सकता है कोई इंसान। कि वो ये भी फील कर पा रहा है कि कहीं इससे बुरा ना लगे उस बात पे कि आपने मुझे क्यों कहने पे मुझे। Very touching. अगर हम दर्शन आपसे कहें कि आप देव का कोई डायलॉग अपनी आवाज में सुनाइए तो आप सुना पाएंगे? मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं जरूर बिल्कुल बताऊंगा। मुझसे ऐसे कहा करते थे अक्सर के, जैसे मैं कई बार मुझसे मिलने जाया करता था तो मुझे कहते हे वेलकम 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 दर्शन 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 दर्शन। So nice. हाँ, तो मुझे हमेशा कहा करते थे ओह यू लुकिंग हैंडसम 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 ही लड़का है यार, इसको इसीलिए तो ले रहे हैं, हैंडसम है लड़का, टैलेंटेड भी है। तो उस तरह से बात किया करते थे मुझसे हमेशा। लेकिन मैं फिर भी आज एक बात आपको बताऊं, हालांकि बहुत आई डोंट नो एनकरेजिंग है कि नहीं है, लेकिन मैंने बहुत बार महसूस किया कि देव साहब को उनकी मिमिक्री पसंद नहीं थी। अच्छा। हाँ, मैंने बहुत बार ये नोटिस किया कि क्योंकि ये हो गया है ना आजकल के मिमिक्री के नाम पे लोग रोस्ट करने लगे। जी जी जी, है ना। एक तो होती है आपने उनकी अदाएं फॉलो की, बिल्कुल अच्छा लगता है हर इंसान को, आपने उनकी तरह पहना, आपने उनकी तरह उनकी ही फिल्म का कोई डायलॉग बोला। लेकिन जो हमारे आजकल जो शोज का और हमारे ये जो आजकल रियलिटी शोज का एक दायरा पार हो गया है, थोड़ा सा लाइन क्रॉस करके बात करते हैं, तो इसलिए स्टार्स को ना जोकर्स की तरह प्रेजेंट करने लगे हैं। जी जी, सो दे ओवरडू इट। तो मैंने बहुत बार महसूस किया था कि देव साहब शायद उनसे भी मिलते नहीं थे जो उनकी मिमिक्री किया करते थे जी, या उनके जो लुक अलाइक्स बनने की कोशिश करते थे। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि कहीं ना कहीं वो उससे हर्ट हुए थे। जी जी, और मुझसे बहुत बार ये कहा करते थे कि यार आप खुद बनिए जो आपको करना है, आप अपना स्टाइल कीजिए, किसी की माहौल क्यों उड़ाते हैं, किसी की मजाक क्यों करते हैं, ऐसा वो मुझसे अक्सर कहा करते थे। जी, तो इसलिए मुझे उन्होंने ये बात भी समझाई कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं बहुत ज्यादा या किसी के ओर में है तो वो दायरा जरूर पता होना चाहिए कि कहाँ तो हम फैन हैं और उनको एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं और कहाँ हम उनका माहौल उड़ाने लगे हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें बहुत ज्यादा नहीं पसंद थी ये बात। जी, सो दर्शन दवे, दैट वाज अ लवली पीस ऑफ कम्युनिकेशन विद यू। और मुझे लगता है कि सभी श्रोता भी इस वक्त गुदगुदा रहे होंगे। एंड यू सो लकी कि आप उनसे मिले, उनसे बात कर पाए। बहुतों का अरमान, हम जैसों का भी अरमान कि हम उन्हें कभी देखते मिलते। और ये बात आपने बिल्कुल सच कही कि नकल ज्यादातर किसी को भी पसंद नहीं होती। जैसे मसलन अगर मैं किसी की नकल कर सकती हूँ
तो वो तो हंसाने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है, लेकिन कल को मैं किसी को अपनी नकल करते देख लूं तो शायद मुझे अच्छा न लगे। और वो भी फिर इस तरह से कि जैसे आप उनको एक कॉमेडी की चीज बना के पेश कर रहे हैं, जी, आप उनकी जबान से वो सब बोल रहे हैं जो वो अपनी जबान से कभी नहीं बोल सकते थे। जी, तो अब हो ये रहा है कि जिसकी बात अभी आपने मुझसे कही बहुत खूबसूरती से कि यंग जनरेशन को तो पता ही नहीं है उन स्टार्स के बारे में, तो इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि चाहे वो गाने हों चाहे वो पुराने स्टार्स हों, ये जो नया वर्जन है ना इंटरप्रिटेशन का, हम उससे उनको जानने लगे हैं। तो कई बार बहुत यंग लोग मुझे ऐसे कहते हैं, अरे देव साहब किस तरह से, या ये फलाना एक्टर किस तरह से एक्ट करता था, वो कितना हिलता था, वो कितना ऐसे चलता था। एंड आई यूज्ड टू टेल देम कि भाई तुम इस तरह देख रहे हो तो ये तो डेफिनेटली बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल लगेगा, लेकिन अगर तुम उन्हें देखते तो उनकी अदाओं के दीवाने हो जाते, क्योंकि हमें जो दिखाया जा रहा है वो बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है उन लोगों का, म्यूजिक का भी और उन हीरोज का भी। सो आई रियली फील कि मैं सबसे पहले तो ये जो यंग जनरेशन है ये समझा दूं कि भैया ये जो तुम्हें जोकर बन बन के हर इंसान का एक चेहरा दिखा रहे हैं, पहले एक बार जाके उनकी ओरिजिनल फिल्में देख लो। कभी ये भी इनिशिएटिव ले लिया करो, उनकी जो ओरिजिनल काम है उनको देख लो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि वाकई वो थे क्या। जी, सो दैट वाज सच अ मैच्योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिंग्स टू आवर लिसनर्स। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर हम कहें कि देव साहब का कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे? देखिए, मैं एक सिंगर भी रहा हूँ ना जी। मुझे सबसे पहला गाना जो बचपन में मेरी मम्मी ने गवाया स्टेज पर कंपटीशन में, वो था मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, और वो मैंने इतनी बार गाया कि फिर उस पे बहुत अवार्ड जीते, और जो जजेस थे वो सिर्फ एक्सीलेंट लिख दिया करते थे, मार्क्स नहीं देते थे। अच्छा, हम चाहेंगे कि 2 लाइन आप उसकी गुनगुना दें। अच्छा, 2 लाइन सुना देता हूँ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। वेरी नाइस दर्शन दवे, यू वर जस्ट फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। श्रोता, हमारा विशेष प्रोग्राम चल रहा है देव की अदा पर सब है फिदा,
और अब हम बात करेंगे राजेंद्र राखीजा जी से। इनके पास भी है देव की यादों का पिटारा, और आज इस सफर में बहुत मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनने को मिल रही हैं। उम्मीद करते हैं श्रोताओं आपको इस प्रोग्राम का भरपूर आनंद मिल रहा होगा। भाई देवानंद है तो देव के साथ आनंद ना हो, ऐसी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं राजेंद्र जी से। नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार रेशमा जी। आप हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप देवानंद जी के बहुत बड़े फैन हैं, देवानंद जी के लिए आप कुछ अलग तरह के काम करते हैं। हम चाहेंगे कि आज लिसनर्स को आप बताएं कि आपको देवानंद जी की क्या कुछ उनके लिए कर गुजरे हैं। देवानंद जी के हमारे जीवन में बहुत गहरा स्थान और बेहद सम्मानित स्थान है। हम उनके बारे में दिन और रात सोचते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं, सुनते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, पोस्ट करते हैं और दोस्तों के साथ साझा भी करते हैं। हमारे बचपन में मैं 10 साल का था, 5वीं कक्षा में था, 1972 में जी। हमारे बड़े भाई स्क्रीन माधुरी और मायापुरी वगैरह लेके आते थे। तब मैंने जॉनी मेरा नाम मूवी देखी थी। मेरे को याद है दूसरे दिन अंग्रेजी का मेरा एग्जामिनेशन था एनुअल, और उस संडे के दिन मैंने जॉनी मेरा नाम देखी थी जी। और तब से मैं देवानंद का फैन हो गया हूँ। अच्छा, 10 साल की उम्र से? 10 साल की उम्र से जी। और उनके फिल्मों का जायजा लेने के लिए हम स्कूल से लाइब्रेरी में और सारे थिएटर जाते थे। गांव छोटा था, 30-35 हजार की आबादी थी, तो लाइब्रेरी और थिएटर में चक्कर लगाते थे और दोस्तों में वही बातें होती थी। महीने में एक ही पिक्चर देखने को मिलती थी। फिर बाद में हम 1979 में इंजीनियरिंग के लिए पुणे आने के बाद में देव साहब मैटिनी आइडल के लिए जाने जाते थे, तो मॉर्निंग शो, मैटिनी शो या रेगुलर शो सारी उनके फिल्में हमने देख चुके। फिर और क्या हुआ कि अगर उनकी जिंदगी और व्यक्तित्व बहुत ग्रैंड रहा है, जितना हम करीब से उनका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो अपने को जानने को मिलता है कि देवानंद साहब क्या चीज थे। 65 इयर्स 1946 से 2011 तक एक अभिनेता के रूप में 114 फिल्में उन्होंने की जी। और एक निर्माता के रूप में 38 फिल्में 1971 से लेके 2011 तक, और निर्देशक के रूप में 19 फिल्में बिना रुके, बिना थके, बिल्कुल वो एनर्जेटिक रहते थे। कुल मिला के 88 हीरोइंस के साथ और 23 सहनायिका, साइड हीरोइंस और 26 वरिष्ठ अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है। और देव साहब बिल्कुल महाभारत के कर्ण जैसे थे। जो भी उनके द्वार गया वो वही कभी खाली हाथ नहीं लौटा। उन्होंने 55 कलाकारों की खोज की, उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का मौका दिया और उनमें गोल्डी गुरुदत्त और राज खोसला जैसे निर्देशक, जयदेव जैसे संगीत निर्देशक, जैकी श्रॉफ और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे 9 अभिनेता और जिन्नत जी और टीना जी जैसे 20 नायिकाओं को उन्होंने ब्रेक देके अपने प्रतिभा को निखारने का मौका दिया। उन्होंने इन दौरान करीबन 1300 व्यक्तियों के साथ काम किया बॉलीवुड के, और उनके फिल्मों में करीबन 20 सुपरहिट और 20 से 22 सफल फिल्में उन्होंने दी। तो इतनी बहुत बड़ी लिस्ट है ये जी। इनके सारे फिल्मों का मैंने डाटा कंपाइल किया है जी। उनका सक्सेस रेशो क्या था, उनके निर्माता, निर्देशक, नायिका, संगीत, गीतकार कौन थे, कहानी किसने लिखी। आपको उनसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिला कभी? नहीं मिल पाया। मैंने एक बार आपने इतनी मेहनत करी उनके जीवन पर, बहुत अद्भुत कार्य है आपका। आपने उनकी फिल्म्स का इतना समीक्षात्मक पूरा राइटअप तैयार किया है। दिस इज इनक्रेडिबल। वो तो हमारे लिए तो भगवान जैसे ही मान लो, वो हमेशा हर जगह पे हमारे साथ में। मैंने उनके तेरे मेरे सपने, गाइड, हम दोनों, जॉनी मेरा नाम, इनके डायलॉग भी लिख के नोट्स निकाले। यानी ये मान लो कि बस फॉर नेम से PhD कर सकते हैं। जी, हम आपको डॉक्टर राजेंद्र राखीजा की उपाधि भी देना चाहेंगे। रेडियो ने तो दे दी आपको, है ना? अब आप धन्यवाद तरीके से भी ले लीजिएगा। जी। देव साहब का कितना सुंदर जीवन है और उनका सौहार्दपूर्ण और मधुर संबंध। उन्होंने 2-3 बातें, एक तो स्टैंडिंग अप आफ्टर फेल्योर, कोई भी फेल्योर हुआ, असफलता के बाद खड़े होना। इश्क के बाद 5 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि अभी नई स्टोरी मेरे पास है देश परदेश की, चलो फिल्म बनाएंगे अगली फिल्म में। तो इस तरह से हमेशा पॉजिटिव रहे। रिलेशनशिप उनका इमिटेशन ऑफ एनी हीरोइन ऐसा कभी नहीं किया। तो नवकेतन और देवानंद बॉलीवुड के एक संस्थान है और हम लोग भाग्यशाली है उनको करीब से पढ़ाई करके उनके जीवन का चरित्र देख के हमको जानने का और समझने का मौका मिला।
हम बहुत प्यार करते हैं उनको, और उनके जन्मदिन पे हम बहुत हंसी खुशी मनाते हैं। उनको मुबारक हो। राजेंद्र राखीजा जी, बहुत ही धन्यवाद आपको। ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से भी हमारे इस प्रोग्राम में देव की अदा पर सब है फिदा, आपने इतना अच्छा बताया, और मुझे लगता है ये जो जानकारी आपने दी है ये हमारे बहुत से श्रोताओं ने ना कभी सुनी होगी ना कभी पढ़ी होगी। आपने इतना अच्छा सब कुछ बयान किया देव साहब के बारे में। आपका और देव साहब का प्यार बना रहे, और ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से आपको भी सलाम। 2 लाइनें बोलना जी चाहूंगा। बोलिए। हम लिख दे तुम्हारी उम्र चांद सितारों से, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा फूल बहारों से, ऐसी खूबसूरती दुनिया से लेकर आए आप की सारी महफिल सज जाए हंसी नजारों से। क्या वही हम उनके याद में हम हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं जी। और आप लोग हर साल जश्न भी बनाते हैं, फेस्टिवल भी बनाते हैं। हाँ। और आप लोगों को सभी को बहुत मुबारक। और आज हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए राजेंद्र राखीजा जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना है, लेकिन देव साहब आप ये जान लीजिए कि आपको चाहने वाले, आपको राह दिखाने वाले बहुत हैं। आप बेशक अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन आपके चाहने वाले बेशुमार हैं। फिर आप किसी गीत में ऐसा भी तो कहते हैं, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं ये मेरा, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं ये मेरा। रंग बिरंगे प्यार की ये सौगात, ना 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 ऐसे नहीं, धीरे धीरे चुपके चुपके डालो इनमें हाथ। कांच है कच्चा लेकिन इनसे वो सच्चा सिंगार। सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं, कीमत इनकी प्यार। फूलों सी नाजुक है, देखो 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 टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा अच्छा सर, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। मेरा प्यार है चूड़ी जैसा, इसका और न छोड़। यहाँ नहीं वहाँ नहीं, देखो कभी टूटे नहीं जीवन की ये डोर। इनकी घन घन दिल की धड़कन है मेरा संगीत। सुनो जरा, सोचो जरा, नगमा ये प्यार भरा ओ मेरे मनमीत। लाजवाब हाँ बेमिसाल, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। है मेरी मंजिल,
बिगड़ेंगे ना हम। फिर भी जाने मन देखो 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 टूटे ना, चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है तेरा दिल है। देखो देखो टूटे ना, चूड़ी नहीं है मेरा। श्रोताओं, हमारे विशेष कार्यक्रम जो भी आपने आकाशवाणी की आमी चैनल से सुना, जिसका नाम था दीव की अदा पर सब है फिदा। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए सहयोग दिया राजेंद्र सिंह डारा ने, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी रेशमा खान। प्रोग्राम को भी आपने सुना और आपका भी तो दिल हमारे साथ अब यही कह रहा होगा ना, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना। अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं।